हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे। तो चलिए आज से हम एक क्यूज लेकर आए हैं जो आपको रेगुलर मिलते रहेगा। 10 क्वेश्चन का होगा, 10 प्रश्न का एक क्यूज होगा। ठीक है, तो आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ना? कौन सा कथन असत्य है? चलिए कथन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, इस वेद में 10 मंडल है। तो क्या ऋग्वेद में 10 मंडल हैं? सही है। दूसरा, इसमें 1028 सूक्त हैं। ये भी सही है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। और ऑप्शन सी कहता है कि इसमें 10,462 ऋचाएँ हैं। है ना जी? कितनी ऋचाएँ हैं? 10,462। तो ये भी सही है। लेकिन देखिए डी क्या कह रहा है कि इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को खिल कहते हैं। गलत। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, क्या कहते हैं? होत्री। यहाँ से खिल क्या है? गलत है, खिल नहीं होगा। क्या होगा यहाँ से? होत्री होगा। तो खिल क्या है? तो खिल क्या है आप जानिए, बताते हैं आपको कि ऋग्वेद के 8वें मंडल के ऋचाओं को खिल कहते हैं। है ना? खिल किसे कहते हैं? ऋग्वेद के 8वें मंडल के ऋचाओं को खिल कहते हैं। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? गलत हो गया। तो चलिए इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए जैसे ऋग्वेद का पढ़ने वालों को क्या बोलेंगे? होत्री कहेंगे। यजुर्वेद को पढ़ने वालों को क्या बोलेंगे? अथर्वणी बोलेंगे। इसी तरीके से सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता या उदात्री कहते हैं। ठीक है। और जैसा कि जानते हैं कि आपको अथर्ववेद है, फिर सामवेद का हो गया, क्या बोलते हैं? उद्गाता। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में निम्न में से किसके लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है? देखिए प्रश्न में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, इसे आप सुधार लेंगे। ऋग्वेद नहीं है, ऋग्वैदिक काल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ऋग्वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल में अधन्य किसको बोलते थे? तो अधन्या बोलते थे गाय को। किसको बोलते थे? गाय को। गाय क्या? ऑप्शन बी में। किस में है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में गाय। देखिए अधन्या का मतलब क्या होता था? अधन्या का मतलब होता था ना मारे जाने योग्य पशु। है ना? अधन्या किसको बोलते थे? गाय को बोलते थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका तीसरा, कहता है निम्न में से किस वेद में बलिदान विधि का चर्चा है? किसका चर्चा है? बलिदान विधि का चर्चा है। तो बलिदान विधि का चर्चा ऋग्वेद में नहीं है ना? सामवेद में। सामवेद को क्या कहते हैं? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक। तीसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद में ही बलिदान के नियम का वर्णन है। बलिदान के नियम यानी बलिदान विधि किस में वर्णन है? यजुर्वेद में। और अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में है आपका जादू टोना और अंधविश्वास का चर्चा है ना? और इसी में कहा गया है सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में। चलिए तो इसका प्रश्न संख्या 3 का जो आंसर होगा कौन सा होगा? डी होगा। कौन होगा? डी। और आंसर कौन सा होगा? डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है? कन्याओं के जन्म की निंदा। तो कन्याओं के जन्म की निंदा ऋग्वेद में नहीं है, सामवेद में नहीं है, यजुर्वेद में नहीं है। किसमें है? अथर्ववेद में है। किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में क्या क्या है? सॉरी, प्रश्न संख्या 3 का जो है ना वो आपका डी नहीं होगा। बलिदान का तो चर्चा यजुर्वेद में। किसमें है? यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद में। तो इसका हो जाएगा आपका यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी। चौथा में क्या है? कन्याओं के जन्म की निंदा। तो कन्याओं के जन्म की निंदा किसमें किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद में और क्या है? अंधविश्वास है, जादू है, टोना है। ठीक है। और एक चीज़ और बताए थे, सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया था। किसमें? अथर्ववेद में ही कहा गया था। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास का स्रोत। जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास का स्रोत क्या है? ठीक है। देखिए पहला है कल्पसूत्र। क्या है? कल्पसूत्र। तो इसका आंसर भी कल्पसूत्र ही होगा। क्या होगा? कल्पसूत्र। समझते हैं, देखिए क्या है। पहला है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र और भगवती सूत्र दोनों जैन धर्म से रिलेटेड है, लेकिन अंतर क्या है? देखिए जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास का स्रोत कल्पसूत्र है, जबकि भगवती सूत्र जो है ये भी जैन धर्म का ही है, लेकिन इसमें जो है ना भगवती सूत्र में भगवान महावीर के जीवन कृत्यों की चर्चा है, जीवन में किए गए कामों की चर्चा है भगवती सूत्र में। दोनों के दोनों रिलेटेड हैं जैन धर्म से ही, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या
देखिए COD तो कुछ है ही नहीं, धर्म सूत्र स्रोत सूत्र सब नहीं है। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या किसको देखते हैं? 6 को देखते हैं। देखिए 6 में क्या कहा गया है। कहता है हेन सांग के निम्न में से किस पुस्तक में 138 देशों का विवरण मिलता है? सबसे पहले देखते हैं, यहाँ 4 पुस्तक का नाम है, नेचुरल हिस्ट्री, CU की, रेहला और इंडिका, है ना। सबसे पहले देखते हैं कि हेन सांग का पुस्तक इसमें से कौन है। तो हेन सांग का जो पुस्तक है इसमें है CU की। कौन सा पुस्तक है? CU की। CU की जो है हेन सांग का ही पुस्तक है। अब बात आ गया कि नेचुरल हिस्ट्री, तो नेचुरल हिस्ट्री जो है, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक है प्लिनी का। किसका है? प्लिनी। प्लिनी किसका है? प्लिनी का है। किसका है? प्लिनी का है। कौन? नेचुरल हिस्ट्री। रेहला, रेहला किसका वर्णन है? रेहला है इब्न बतूता। किसका है? इब्न बतूता। ई से इब्न, बी से बतूता, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है। इंडिका, इंडिका लिखा था मेगास्थनीज। कौन लिखा था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को जानते होंगे आप लोग, है ना। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन? मेगास्थनीज। और उसी का लिखा हुआ किताब है इंडिका। इस तरीके से यहाँ से आप लोग को एक्स्ट्रा मिल रहा है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी, CU के लेखक हेन सांग, है ना जी। हेन सांग के बारे में जानकारी ले लेते हैं। हेन सांग क्या था? हेन सांग था, हेन सांग चीनी यात्री था। कौन सा यात्री था? चीन से आया था। हेन सांग जो था चीन से आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और हेन सांग यहाँ आकर के नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया और बाद में पढ़ाया भी, यानी पहले स्टूडेंट रहा और फिर टीचर रहा। तो प्रश्न संख्या 6 मेरे ख्याल से हो गया। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। देखिए प्रश्न आ गया 7, क्या कहता है? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस में कहा गया जी? बता रहे थे पिछले प्रश्नों में, अथर्ववेद में। किस में कहा गया है? अथर्ववेद में, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या बोलते हैं? होत्री। सामवेद के ज्ञानी को क्या बोलते हैं? उद्गाता, है ना जी। और यजुर्वेद के ज्ञानी को क्या बोलते हैं? अथर्वयु। और ऋग्वेद में बारे में बता दिए, सब कुछ हो गया। चलिए ठीक है। अथर्ववेद में वगैरह वगैरह है, जादू टोना अंधविश्वास है ना। और सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में ही कहा गया है। तो अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 8। कहता है निम्न में से किस शासक का बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है ना जी। प्रश्न संख्या 8, है ना। तो देखिए सबसे पहली बात है जिसका उत्तर होगा संगीत प्रेमी शासक जो था, जिसका बीना बजाते हुए सिक्का पे वो फोटो था, है ना, फोटो यानी चिन्ह था, वो है आपका समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले गुप्त वंश आप लोग जानते होंगे, तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो क्या था? श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। क्या कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का बेटा था घटोत्कच। कौन था? घटोत्कच। हाँ तो हम लोग थे कहाँ? हाँ यहाँ से देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का बेटा था घटोत्कच। घटोत्कच का जो पुत्र था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम का जो लड़का था वो था समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त घटोत्कच का लड़का था ना, पुत्र था। समुद्रगुप्त जो है खुद को लिच्छवी दौहित्र कहते थे। लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी दौहित्र का मतलब होता है लिच्छवी का नाती। ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए जो समुद्रगुप्त था उसका पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम का जो शादी हुआ था उसमें से एक था लिच्छवी की रानी, नाम था कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी। तो कुमार देवी कहाँ की थी? लिच्छवी का शादी किससे किया? चंद्रगुप्त प्रथम से। और उसका पुत्र कौन हो गया? समुद्रगुप्त। तो लिच्छवी का नाती हुआ, इसीलिए खुद को क्या बोलता था? लिच्छवी दौहित्र ही बोलता था। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 यहीं पे है। देखिए क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान गलत है? देखिए तो अभिलेख का बात किया गया है, तो अभिलेख के बारे में देखते जाते हैं और उत्तर देखते हैं कौन सा होता है। सबसे पहले कहा गया है जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने बनवाया था। क्या सही है? बिल्कुल सही है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का है ना। इसमें लिखा गया है जूनागढ़ अभिलेख में कि रुद्रदामन का अभिलेख है, लेकिन इसमें लिखा गया है कि जो गुजरात
गुजरात के जूनागढ़ में एक झील था, उसका नाम था सुदर्शन झील। उसका निर्माण कराया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन इसकी जानकारी जो एक लेख बना करके, मतलब अभिलेख बना करके लिखा था, वो था रुद्रदामन ने किया था, इसलिए इसको बोलते हैं जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का था। ठीक है। दूसरा है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख है वो समुद्रगुप्त का है। किसका है? समुद्रगुप्त का। बिल्कुल सही है। देखिए समुद्रगुप्त ने इस अभिलेख में क्या किया था, एक अभियान चलाया था, विजय अभियान, इसी का चर्चा किया है। अब जानते हैं विजय अभियान क्या था। तो समुद्रगुप्त विजय अभियान के तहत उत्तर भारत के 9 राज्य तथा दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीत लिया था। सोचिए, उत्तर भारत के 9 राज्य तथा दक्षिण भारत के 12 राज्य को जीता था। किस अभियान के तहत? विजय अभियान के तहत, है ना जी, विजय अभियान के तहत जीता, है ना। और इसी अभियान के कारण समुद्रगुप्त को धरनी बंध कहते हैं, धरनी बंध कहते हैं। और इसी उपलक्ष्य में उसने एक लेख लिखवाया, उसका नाम था प्रयाग स्तंभ लेख। तो क्लियर हो गया। चलिए ऑप्शन सी में क्या कहा गया है? एहोल अभिलेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख समुद्रगुप्त, देखिए गलत है। क्या है? गलत है। देखिए इसका जो सही होगा वो होगा पुलकेशिन द्वितीय। क्या होगा? पुलकेशिन, शॉर्टकट में लिख रहे हैं द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का। देखिए इसमें हुआ क्या था ना कि हर्षवर्धन जो था, पुलकेशिन द्वितीय हुआ था कि हर्षवर्धन के शासनकाल में हर्षवर्धन दक्षिण भारत का अभियान प्रारंभ किया। किसका अभियान प्रारंभ किया? दक्षिण भारत अभियान। लेकिन नर्मदा नदी के तट पे, है ना, उसका सामना हो गया चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय से। किससे सामना हो गया? पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक था, चालुक्य वंश का शासक था। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को वहाँ पे हरा दिया और इस उपलक्ष्य में उसने एक अभिलेख लिखवाया, उसका नाम बताया एहोल अभिलेख। क्या है उसका नाम? एहोल अभिलेख। तो एहोल अभिलेख किसने लिखवाया? किसका है? तो पुलकेशिन द्वितीय का है। ठीक है, डिटेल समझ गए होंगे। चलिए लास्ट का है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख किसका है? तो प्रतिहार नरेश यानी शासक भोज का है, राजा भोज है ना, हाँ उसी का था, प्रतिहार वंश का था राजा भोज, उसी का है ग्वालियर अभिलेख। किसका है? ग्वालियर अभिलेख। तो आज 9 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, बाकी आगे का अभी बहुत सा क्वेश्चन करेंगे लेकिन अगले वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोग को कहीं परेशानी नहीं हुआ होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्यूज टाइम में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।